वेलकम टू बिहार मैटर्स। हमारी ये सीरीज के आज के इस गहन चर्चा में हम समय के पन्नों को पलटकर सदियों पीछे जाने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का जो विषय है ना, भारतीय चित्रकला का अद्भुत विकास, वो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, और मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं कि ये जो हमारा आज का डीप डाइव है, ये बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और टीचर भर्ती जैसे सभी सरकारी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस पूरी विकास यात्रा को गहराई से समझने के लिए हमने जो स्रोत लिए हैं वो बहुत प्रामाणिक हैं। जैसे एनसीईआरटी की कला और संस्कृति की किताबें, नितिन सिंघानिया जी के विस्तृत नोट्स और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब एएसआई के जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें भी हमने अच्छे से खंगाला है। तो आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें बस ये समझना है कि कैसे हजारों वर्षों में भारतीय चित्रकला ने केवल सुंदरता को ही नहीं बल्कि तत्कालीन समाज, धर्म और सत्ता की कहानियों को भी सहेजा है। सही कहा आपने। कला हमेशा से ही मानव इतिहास का सबसे ईमानदार आईना रही है। जब हम इन ऐतिहासिक चित्रों को देखते हैं ना, तो हम सिर्फ रंगों को नहीं देख रहे होते, हम उस समय के इंसानों की आंखों से दुनिया को देख रहे होते हैं कि वे किन चीजों से डरते थे, उनकी आस्था क्या थी। बिल्कुल, उनके संघर्ष क्या थे, ये सब बिना एक भी शब्द लिखे दर्ज है। और जैसे जैसे हम अलग अलग कालखंडों से गुजरेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तकनीक और विषय कैसे बदलते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एकदम पहले पन्ने से करते हैं। और जब बात शुरुआत की हो तो हम कुछ 100 साल नहीं बल्कि हजारों साल पीछे जा रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल की अंधेरी गुफाओं की तरफ। हाँ, मध्य प्रदेश के जंगलों में छुपी भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स। मतलब सोचिए, 1957 में डॉक्टर वीएस वाकणकार में जब अचानक इन गुफाओं को खोजा होगा तो वो कैसा पल रहा होगा। वो सच में एक जादुई पल रहा होगा। हजारों सालों से ये कलाकृतियां वहां सुरक्षित थीं। आज तो ये जगह यूनेस्को विश्व धरोहर है, लेकिन असल में ये हमारे पूर्वजों की पहली आर्ट गैलरी है। पहली आर्ट गैलरी, ये बहुत सटीक शब्द इस्तेमाल किया आपने। अगर ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो भीमबेटका के ये चित्र मुख्य रूप से उच्च पुरापाषाण काल, मतलब अपर पैलियोलिथिक। जी, अपर पैलियोलिथिक, और साथ ही मध्य पाषाण काल, जिसे हम मिसोलिथिक युग कहते हैं, उससे संबंधित है। इन चित्रों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें कोई बनावटीपन नहीं है, एकदम कच्चा दस्तावेजीकरण है शुरुआती मानव जीवन का। दीवारों पर शिकार के दृश्य, सामूहिक नृत्य और बाइसन, हिरण व हाथी जैसे जानवरों की आकृतियां हैं। हाँ, क्योंकि इंसान तब प्रकृति के बेहद करीब था, उसका पूरा वजूद सिर्फ जीवित रहने के इर्द गिर्द सिमटा था। लेकिन एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है कि उस वक्त कोई रेडीमेड पेंट या ब्रश तो होते नहीं थे, तो उन्होंने इन खुरदुरी चट्टानों पर चित्र बनाए कैसे, जो आज इतने हजारों सालों बाद भी मिटे नहीं है। देखिए, ये पूरी तरह से प्राकृतिक खनिजों का कमाल है। उन्होंने लाल रंग के लिए लाल गेरू, जिसे रेड ओकर कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। अच्छा, और सफेद के लिए? सफेद रंग के लिए उन्होंने सफेद चूने को पीसा, जिसे व्हाइट लाइम कहते हैं, और काले या गहरे रंगों के लिए मैंगनीज ऑक्साइड का उपयोग किया। मतलब ये सब खनिजी थे? बिल्कुल। इन खनिजों को पीसकर पानी, जानवरों की चर्बी या पेड़ के रस में मिलाकर रंग तैयार किए गए। और क्योंकि ये खनिज खुद चट्टानों का हिस्सा है, तो वो दीवार के साथ जुड़ गए। जी हाँ, एक तरह से बॉन्ड बन गया। और यही कारण है कि वे इतने लंबे समय तक टिके रहे। क्या बात है। इसके बाद जब सभ्यता का विकास हुआ, बस्तियां बनी और धर्म का उदय हुआ, तो कला का रूप भी पूरी तरह बदल गया। वो केवल गुफाओं में शिकार के दृश्यों तक सीमित नहीं रही। और यहीं से हम दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईसवी के दौर में प्रवेश करते हैं, जहां अजंता और बाघ की गुफाओं का निर्माण हुआ, जो कि सातवाहन और वाकाटक राजवंशों के संरक्षण में हुआ था। अजंता की कला असल में भारतीय चित्रकला का एक बहुत बड़ा शिखर है। बिल्कुल। अजंता के पीछे की जो मुख्य प्रेरणा है ना, वो महायान बौद्ध परंपरा है। महायान परंपरा में बुद्ध को एक देवता के रूप में पूजा जाने लगा था, और बोधिसत्वों की अवधारणा भी मजबूत हुई थी। हाँ, अजंता के कलाकारों ने बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं, जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है, उनको पूरी भव्यता के साथ चित्रित किया है। अगर हम अजंता के चित्रों की कल्पना करें तो सबसे पहले बोधिसत्व पद्मापाणि का चित्र आंखों के सामने आता है। अद्भुत चित्र है वो शांत भाव, नीचे की ओर झुकी हुई पलकें, हाथ में पकड़ा हुआ नीला कमल और चेहरे पर जो असीम करुणा है,
वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। बिल्कुल। लेकिन इसे बनाने की तकनीक क्या थी? जब हम नोट्स पढ़ते हैं तो अक्सर दो शब्दों का जिक्र आता है, फ्रेस्को और टेम्पेरा। ये दोनों तकनीकें असल में काम कैसे करती हैं? इसे ऐसे समझते हैं, दीवार पर चित्रकारी करने के ये दो अलग अलग तरीके हैं। फ्रेस्को तकनीक में दीवार पर गीला प्लास्टर लगाया जाता है। गीला प्लास्टर? जी, और जब प्लास्टर गीला ही होता है तभी उस पर रंग लगा दिए जाते हैं। ओहो। तो जैसे जैसे प्लास्टर सूखता है, रंग दीवार के अंदर तक समा जाते हैं। ये बहुत ही स्थायी तरीका है। और टेम्परा? वहीं दूसरी तरफ टेम्पेरा तकनीक में रंगों को किसी बांधने वाले पदार्थ जैसे कि गोंद या अंडे की जर्दी के साथ मिलाया जाता है और फिर उसे सूखे प्लास्टर पर लगाया जाता है। तो अजंता में इन दोनों का इस्तेमाल हुआ है? हाँ, अजंता में इन दोनों ही तकनीकों का इतनी बारीकी से इस्तेमाल हुआ है कि अंधेरी गुफाओं में भी ये चित्र जीवंत लगते हैं। कमाल है। और अजंता के ही समकालीन 5वीं और छठी शताब्दी के गुप्त काल में हमारे पास मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं भी हैं। लेकिन मैंने पढ़ा है कि बाघ की गुफाओं का मिजाज अजंता से थोड़ा अलग लगता है। हाँ, शैली और तकनीक के स्तर पर बाघ गुफाएं अजंता के बहुत करीब हैं, लेकिन उनका विषय काफी अलग है। मतलब विषय में क्या अंतर है? देखिए, अजंता जहाँ पूरी तरह से आध्यात्मिक दुनिया और धार्मिक वैराग्य पर केंद्रित है, वहीं बाघ की गुफाओं में मानवीय भावों, दरबार के जीवन और धर्मनिरपेक्ष विषयों पर अधिक ध्यान दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष मतलब? सेक्युलर थीम्स। जी बिल्कुल। वहाँ संगीत और नृत्य करते हुए लोगों के जो समूह दिखाए गए हैं, वे तत्कालीन समाज के उल्लास को दर्शाते हैं। मतलब कला केवल परलोक के लिए नहीं, बल्कि इस लोक के जीवन का जश्न मनाने के लिए भी थी। बिल्कुल सही कहा। और अगर इस लोक के जश्न और भव्य दरबारों की बात करें तो हमें इतिहास में थोड़ा आगे बढ़कर 16वीं शताब्दी में चलना होगा। मुगलों के आगमन का समय? हाँ, जब हुमायूं फारस के निर्वासन से भारत लौटा तो वो अपने साथ मीर सैयद अली और अब्दुस समद जैसे फारसी चित्रकारों को ले आया। और यहीं से भारतीय चित्रकला में एक बिल्कुल नए व्याकरण की शुरुआत हुई। हाँ। इसे हम भारतीय और पारसी कला का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक संगम कह सकते हैं। मुगलों के आने से चित्रकला का उद्देश्य पूरी तरह बदल गया। कैसे? अब कला धर्म या दर्शन के लिए नहीं थी, बल्कि सत्ता के महिमा मंडन के लिए थी। ये पूरी तरह से दरबारी कला थी। शासक जो चाहता था वही चित्रित किया जाता था। लेकिन यहाँ एक बात खटकती है। हम अकबर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। ओके। अकबरनामा और हमजानामा जैसे बड़े ग्रंथ चित्रित किए गए। अकबर ने बाकायदा एक तस्वीर खाना बनवाया जहां दसवंत, बसावन और केसुदास जैसे भारतीय कलाकारों ने काम किया। लेकिन क्या ये कला सिर्फ अमीरों और उनके महलों तक ही सीमित नहीं रह गई थी? ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मुगल चित्रकला अपनी प्रकृति में बेहद अभिजात्य यानी एलिटिस्ट थी। आम आदमी तो गायब ही था। बिल्कुल, इसमें आम आदमी के संघर्ष या लोक कथाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। ये सम्राटों की बहादुरी, उनके शिकार के अभियानों और दरबार का प्रोपेगेंडा था। दसवंत और बसावन जैसे कलाकारों ने इसमें भारतीय यथार्थवाद को शामिल जरूर किया, लेकिन विषय सत्ता के इर्द गिर्द ही रहे। और फिर जब जहांगीर सत्ता में आया तो चित्रकला में एक बहुत ही अजीब बदलाव आता है। हाँ, जहांगीर का मिजाज अलग था। उसकी रुचि बड़े बड़े युद्धों या दरबार की भीड़ भाड़ में कम थी। उसे फूलों, पक्षियों और जानवरों के चित्र बनवाना ज्यादा पसंद था। जहांगीर असल में प्रकृति का बहुत बड़ा जुनूनी था और खुद कला का एक पारखी था। उसके काल में यथार्थवादी चित्र, पक्षी और जानवरों का ऐसा बारीक चित्रण हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उस्ताद मंसूर जैसे कलाकार सिर्फ जानवरों और पक्षियों के चित्र बनाने में माहिर हो गए थे। मैंने तो सुना है कि जहांगीर इतना निपुण था कि वो एक ही पेंटिंग में देखकर बता सकता था कि आंखें किस कलाकार ने बनाई हैं और पृष्ठभूमि किसने। हाँ, ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में दर्ज है। लेकिन यह सुनहरा दौर शाहजहां के आते आते धीमा पड़ने लगा, क्योंकि शाहजहां का सारा ध्यान और खजाना वास्तुकला की तरफ मुड़ गया था, जैसे ताजमहल। बिल्कुल, चित्रकला में सोने और चांदी के रंगों का बहुत अधिक उपयोग होने लगा था, जिससे उसमें एक तरह की कठोरता आ गई। और फिर औरंगजेब का दौर आया, जिसने इस पूरी कला परंपरा पर लगभग ताला ही लगा दिया। शाही संरक्षण रोक दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये कला के अंत की नहीं, बल्कि एक नए और शानदार सांस्कृतिक टकराव की शुरुआत थी। वो कैसे? देखिए, जब औरंगजेब ने तस्वीर खाने बंद किए तो वे उच्च प्रशिक्षित दरबारी कलाकार बेरोजगार हो गए।
आजीविका की तलाश में वे मुगल दरबार से निकलकर राजस्थान और हिमालय की तलहटी में स्थित छोटी छोटी रियासतों में गए। तो जो कलाकार अब तक सिर्फ बादशाहों के शिकार बना रहे थे, वे अचानक गहरे धार्मिक माहौल में पहुंच गए। जी, और जब इन मुगल कलाकारों की बारीक तकनीक का मेल राजस्थान और पहाड़ों की लोक कला, वहां के चमकीले रंगों और भक्ति आंदोलन से हुआ, तो राजपूत और पहाड़ी चित्रकला का जन्म हुआ। क्या बात है। राजपूत शैली, जिसे राजस्थानी चित्रकला भी कहते हैं, उसमें मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे अलग अलग स्कूल विकसित हुए। बिल्कुल। मुगल कला के हल्के रंगों के उलट इन राजस्थानी चित्रों में जो लाल, पीला और नीला रंग इस्तेमाल हुआ है, वो सीधा आंखों पर असर करता है। क्योंकि राजस्थानी कला में रंग केवल सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम थे। लाल रंग जुनून या प्रेम को दर्शाता था, जबकि गहरा नीला रंग दिव्यता और कृष्ण के स्वरूप को। और विषय भी बदल गए थे। हाँ, इन नई शैलियों ने हिंदू पौराणिक कथाओं, रामायण, महाभारत और विशेष रूप से राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को अपना मुख्य विषय बनाया। अगर हम राजपूत काल की सबसे प्रतिष्ठित कृति की बात करें, तो वो बिना शक किशनगढ़ स्कूल की बनी ठनी है, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। बिल्कुल। निहाल चंद द्वारा बनाई गई इस पेंटिंग को अगर कोई ध्यान से देखे, तो वो किसी आम महिला का चित्र नहीं लगता। उसकी धनुष जैसी वक्र भौहें, कमल जैसी आंखें और पारदर्शी ओढ़नी, वो सब मिलकर सौंदर्य के एक आदर्श रूप को गढ़ते हैं। बनीठनी सिर्फ एक चित्र नहीं, बल्कि कविता का दृश्य रूप है। और ठीक इसी समय उत्तर भारत के शांत पहाड़ी इलाकों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू और गढ़वाल में पहाड़ी चित्रकला आकार ले रही थी, जिसमें बसोहली, गुलेर और कांगड़ा स्कूल प्रमुख थे। जी, बसोहली स्कूल अपने तीखे और चमकदार रंगों के लिए जाना जाता था, लेकिन जैसे जैसे ये कला कांगड़ा की तरफ बढ़ी, इसमें एक सौम्यता आ गई। कांगड़ा शैली की तो बात ही अलग है। इसमें जो कोमल रंग और हरे भरे प्राकृतिक परिदृश्य दिखाए गए हैं, वे बहुत सुकून देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कलाकारों ने भागवत पुराण की कथाओं को सीधे कैनवस पर उतार दिया हो। लेकिन इतिहास का पहिया तो घूम ही रहा था। अंग्रेजों का शासन भारत में अपनी जड़ें जमा चुका था, और इसके साथ ही भारतीय कला पर पश्चिमी यथार्थवाद यानी वेस्टर्न एकेडमिक रियलिज्म का गहरा प्रभाव पड़ने लगा। क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय कला शैली परिष्कृत नहीं है। हाँ, वो इसे पश्चिमी कला के सामने दोयम दर्जे की मानते थे। और यहीं से हमारी कहानी 20वीं सदी की शुरुआत और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की तरफ मुड़ती है। ये कोई साधारण बदलाव नहीं था, ये एक सांस्कृतिक विद्रोह था। बिल्कुल। जब देश में स्वदेशी आंदोलन उफान पर था, तब अवनींद्रनाथ टैगोर ने ये तय किया कि हमें अंग्रेजों की कला शैली की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने भारतीय मिनिएचर कला, अजंता के भित्ति चित्रों और जापानी वॉश तकनीक से प्रेरणा लेकर एक नई शैली को जन्म दिया। लेकिन ये जापानी वॉश तकनीक आखिर है क्या? देखिए, जापानी वॉश तकनीक एक खास तरीका है जिसमें पानी और रंगों का इस्तेमाल करके एक बहुत ही धुंधला, रहस्यमय और कोमल प्रभाव पैदा किया जाता है। इसमें कठोर रेखाएं नहीं होती? नहीं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसका इस्तेमाल पश्चिमी कला की उस कठोरता और सटीक यथार्थवाद का विरोध करने के लिए किया जिसे अंग्रेज थोप रहे थे। और उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति भारत माता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जी, उन्होंने भारत माता को किसी आक्रामक देवी की तरह नहीं, बल्कि 4 भुजाओं वाली एक शांत साध्वी के रूप में चित्रित किया, जिसके हाथों में वेद, धान की बाली और श्वेत वस्त्र हैं। ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय एकता का एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान बन गया था। सही कहा। और इस पुनर्जागरण में नंदलाल बोस और असित कुमार हलदार जैसे दिग्गज भी शामिल हुए। नंदलाल बोस ने तो भारतीय संविधान की मूल प्रति को सजाने का ऐतिहासिक काम किया था। हाँ, लेकिन जब हम आधुनिक चित्रकला की बात करते हैं तो राजा रवि वर्मा का नाम एक बहुत ही अलग मोड़ लेकर आता है। उनका काम बंगाल स्कूल के राष्ट्रवाद से बिल्कुल विपरीत था। क्योंकि राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय यथार्थवाद और ऑयल पेंटिंग को अपनाया, लेकिन इसका इस्तेमाल भारतीय विषयों के लिए किया। बिल्कुल। उन्होंने शकुंतला, दमयंती और रामायण महाभारत के दृश्यों को इस तरह चित्रित किया कि आम इंसान तुरंत जुड़ गया। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना था। ये लिथोग्राफी प्रेस असल में काम कैसे करता था? लिथोग्राफी एक प्रिंटिंग तकनीक है जिसमें एक सपाट पत्थर या धातु की प्लेट का इस्तेमाल करके चित्र की कई प्रतियां छापी जाती हैं। तो इससे कला का लोकतंत्रीकरण हो गया। जी,
जो कला पहले सिर्फ राजाओं तक सीमित थी, वो अचानक आम लोगों के घरों तक पहुंच गई। कैलेंडरों और पूजा घरों में जो देवी देवताओं के रूप हम आज देखते हैं, वो उन्हीं की देन है। ये सच में एक बड़ी क्रांति थी। और फिर आधुनिक कला के परिदृश्य में अमृता शेरगिल जैसी प्रतिभा ने कदम रखा, जिनकी कला राजा रवि वर्मा और बंगाल स्कूल दोनों से अलग थी। उन्होंने भारत के ग्रामीण जीवन और महिलाओं की उदासी को गहरे रंगों से कैनवास पर उतारा। और ये आधुनिक संवेदनशीलता स्वतंत्रता मिलने के आसपास अपने चरम पर पहुंची जब एमएफ हुसैन, एसएच रजा और एफएन सूजा जैसे कलाकारों ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। इन कलाकारों ने भारतीय कला को पूरी तरह से आधुनिक, अमूर्त और वैश्विक पहचान दी। बिल्कुल। मैं आज की इस पूरी लंबी यात्रा को समेटें, जो कि एग्जाम्स के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि चित्रकला केवल कागज पर लगे रंग नहीं है। भीमबेटका के आदिमानव से लेकर अजंता के भिक्षुओं, मुगल बादशाहों, राजस्थानी रियासतों और आधुनिक कलाकारों तक सबने अपनी कहानी कहने के लिए कला का ही सहारा लिया। बिना एक भी शब्द कहे ये चित्र तत्कालीन समाज का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। सही कहा। इतिहास को सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि इन रंगों और रेखाओं के जरिए भी पढ़ा जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार जो जहन में आता है, हमने देखा कि कैसे हजारों साल बाद आज हम भीमबेटका या अजंता को देखकर उस समय के जीवन को समझ पाते हैं, क्योंकि वे चित्र भौतिक रूप से वहां मौजूद हैं। उन्हें छुआ जा सकता है। लेकिन आज के इस युग को देखिए, ये पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। हम आईपैड पर डिजिटल आर्ट बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चंद सेकंड में तस्वीरें रच रहा है, जिनका कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं है। ये बहुत गहरा सवाल है। तो सवाल यह है कि क्या आज के इस डिजिटल युग में बनाई जा रही ये कला आने वाली सदियों तक सुरक्षित रह पाएगी, या बिना किसी भौतिक कैनवस के किसी सर्वर क्रैश में हमेशा के लिए खो जाएगी? कला की नश्वरता और तकनीक का ये जो टकराव है, ये सच में भविष्य के पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली होगा। कि क्या हमारे पास भविष्य के लिए कोई अपना भीमबेटका होगा? बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है ये। और इसी विचारोत्तेजक पहेली के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। सभी छात्रों से अनुरोध है कि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रिवाइज जरूर करें। कला के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। दिस इज बिहार मैटर्स, साइनिंग ऑफ।